नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और बताएंगे आपको इस वक्त से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने लगातार की संविधान की अवमानना। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री ने लिए संविधान के लिए 11 संकल्प। राहुल गांधी सहित विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में लिया हिस्सा। समोसे के बाद अब हिमाचल में जंगली मुर्गे पर सियासी रार। डिनर पार्टी में प्रतिबंधित जंगली मुर्गा परोसने पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुक्खू को घेरा। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद खुला बंद पड़ा मंदिर। अतिक्रमण कर घरों में तब्दील कर दिया गया था पूजा स्थल। अब शुरू हुई पूजा अर्चना। 29वें न्यूज टेलीविजन अवार्ड में डीडी न्यूज का जलवा। 5 विभिन्न श्रेणियों में मिला पुरस्कार। कार्यक्रम हमारे पद्म, स्वच्छता वॉरियर्स, G20 सम्मेलन में 4K कवरेज, राम मंदिर स्थापना का लाइव कवरेज और गुड न्यूज गुजराती के लिए सम्मान। देश में यूपीआई लेन देन में हासिल की एक बड़ी उपलब्धि। जनवरी नवंबर में 223 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। देश नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की 75 वर्ष की शानदार यात्रा पर लोकसभा में हुई चर्चा में हिस्सा लिया। भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में नारी शक्ति के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने संविधान के मूल्यों को मजबूती देने वाले अपनी सरकार के कदम गिनाए, साथ ही कांग्रेस के दौर की याद भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान के मूल्यों पर हमेशा वार किया। प्रधानमंत्री ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गैर निर्वाचित सरकार द्वारा 1951 में लाए गए अध्यादेश का जिक्र भी किया। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को चुनौती देने का खून कांग्रेस के मुंह को लग गया था। इसी कारण इंदिरा सरकार में न्यायपालिका पर हमले किए गए और आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों को कुचला गया। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया। अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी सरकार में एक बूढ़ी महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से मिले गुजारा भत्ते के मामले का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे झुकते हुए संविधान संशोधन करके उस फैसले को ही पलट दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया।
प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने और सभी के कल्याण के लिए 11 संकल्प सामने रखे। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान संशोधनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने अपने हित के लिए संविधान में बार बार बदलाव किए, जबकि भाजपा ने संविधान की भावना को मजबूत करने के लिए संशोधन किए। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हाथ तक नहीं लगाया गया था। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 80 में आ गए थे, लेकिन क्या जरूरत था 10 साल तक? आपके सरकार केलकर कमेटी रिपोर्ट पहले, आप लोग इतने सालों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार बना, नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय बीजेपी, बीपी सिंह का समय में ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट टेबल हुआ है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संविधान पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखते हुए आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की वकालत की। हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस शासन में हुए सिख दंगों की याद दिलाई, तो एनडीए के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे ने भी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए,
गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक, दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इनसे पूछ रहा है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पार्टी पर संविधान को राजनीति करने पर करारा निशाना साधा। फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, बाबर और औरंगजेब नहीं है। 2 दिनों तक चली चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान खूब नोकझोंक भी देखने को मिली। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा रखी गई है, जिसमें एक बार फिर सत्ता और विपक्ष की तरफ से बयानों के तीर सुनने को मिलेंगे। कुमार आलोक और अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने की बात की। इसके जवाब में लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब केंद्र और प्रदेश में सरकार थी तब इनको जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। जब मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी जातीय जनगणना का विषय उठाते हैं तो मुझे बड़ा अचरज होता है। हमारे एनडीए का एक अहम घटक है जदयू। उनकी सरकार के समय में उन्होंने बिहार में, उनकी नीयत साफ थी, वो कराना चाहते थे, उन्होंने जनगणना करा दी। लेकिन ये मेरी समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए थे, आपने तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली। अगर आप जातीय जनगणना के इतने बड़े पक्षधर हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आप तो सहयोगी थे और आपने तो 5-5 दशक तक इस देश में राज किया। आज आपको कास्ट सेंसस की याद आ रही है? जब आप कर सकते थे तब आपको याद क्यों नहीं है? संसद में संविधान पर बहस के दौरान वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। इसे लेकर अंडमान निकोबार से लोकसभा सांसद विष्णु पंडा रे से डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने खास बातचीत की। साथ बात करने के लिए अंडमान निकोबार के सांसद विष्णु रे साहब मौजूद हैं। सर, बड़ी चर्चा हो रही थी, संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक राहुल गांधी ने वीर सावरकर का जिक्र करके सदन में एक दूसरा मैसेज देने का प्रयास किया। सर, उनके स्पीच में वीर सावरकर के जिक्र को कैसे देखते हैं? देखिए, वीर सावरकर को जहाज में लेके आए थे, 1 महीना जहाज के अंदर में थे। उस दिन जहाज में कुछ नहीं था, पीने का पानी नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं था। 1 महीने बाद उतरा अंडमान धरती में। इंदिरा गांधी सावरकर को तारीफ कितना किया। उन्होंने तुमका तुमको कम से कम तुम अथवा बहन दोनों मिलकर रहो। सावरकर जेल के सेल के बगल बहुत सेल खाली पड़ा है, एक दिन रह के तुम देखो, एक दिन रहो, तुम मालूम मिलेगा तुम्हारा चेहरा कैसा रहेगा, फेस क्या रहेगा। तुम्हारा लक्ष्य भारत को तोड़ने के लिए, इस्लाम को लाने के लिए। तुम भारत विरोधी है, दुश्मन है, विरुद्ध है। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंडमान निकोबार के सांसद विष्णु पंडा रे साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सावरकर का जिक्र किया, ऐसे में एक बार राहुल गांधी को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में जाकर देखना चाहिए और समझना चाहिए। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीर सावरकर, आरएसएस और मनुस्मृति पर कई टिप्पणियां की। भाजपा नेता सीपी जोशी ने कहा कि इनके योगदान के बारे में राहुल गांधी को जानकारी ही नहीं है। सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। चर्चा पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी साहब मौजूद हैं। सर, पहला सवाल कि कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और दूसरा, राहुल गांधी ने अपनी चर्चा में संविधान का जिक्र कम किया, आरएसएस, मनुवाद और
सावरकर का जिक्र किया, इस पर सर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अनुभव साफ दिखता है। जिस व्यक्ति को संविधान के बारे में ज्ञान नहीं हो और चर्चा संविधान के 75 वर्ष के गौरवशाली इतिहास की हो रही है और आप उस पर 1 मिनट भी नहीं बोल रहे हो, और जब बात इंदिरा जी की और सावरकर जी की आती है, इंदिरा जी ने वीर सावरकर के बारे में उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया, उनके बारे में कहा कि ऐसे व्यक्ति बहुत विरले पैदा होते हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जारी की गई और कांग्रेस की सरकार में की गई। जिस व्यक्ति को इस देश का इतिहास नहीं पता, इस देश के संविधान के बारे में नहीं पता, वो उल-जलूल बातें करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उनको इस देश के इतिहास के बारे में, इस देश के इतिहास संविधान के बारे में, इस देश की संस्कृति के बारे में, इस देश के किसानों का और गरीब का दर्द आज भी नहीं पता चाहते हैं। तो ये थे लोकसभा के वरिष्ठ सांसद सीपी जोशी साहब, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सलाह दी है कि राहुल गांधी को पहले जमीनी हकीकत समझनी चाहिए, उसके बाद जाकर सदन में मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 से 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो सुरक्षा और शांति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से भी मुलाकात करेंगे। शनिवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने अंतागढ़ के शैक्षणिक संस्थान स्वामी आत्मानंद स्कूल और कस्तूरबा आश्रम का भ्रमण किया। इस दौरान इन लोगों ने बच्चों को नक्सलवाद के बारे में चेताते हुए कहा कि नक्सलवाद ने कभी किसी का भला नहीं किया है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने भी आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से सवाल जवाब किए। महाराष्ट्र से नक्सली पीड़ित के लोग आए थे, हमें बताए कि नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। उन लोगों से बात करके अच्छा लगा, अच्छी जानकारी दिए। उन लोगों ने हमें अच्छे तरीके से जवाब दिया कि कैसे नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहिए, पुलिस वालों के साथ कैसे रहना चाहिए और अच्छा देश का नाम रोशन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली दीपक ने बताया कि वो जगदलपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए आए हैं और उससे पहले उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए हमारा जगदलपुर जाने का प्रोग्राम है। अभी तो फिलहाल रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी का काम कर रहे हैं। अब हमारा जो सरेंडर सेल का ऑफिस है उनकी तरफ से हमको ज्वाइनिंग मिला है, वहाँ पे हमारा भी फिलहाल ट्रेनिंग चल रहा है। अभी हमको वहाँ पे जॉब मिलेगा। जो नक्सल समर्पित सदस्य है हमारे पास, उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी ये मतलब सोच रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के शिक्षण व्यवस्था को देख के ऐसा लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्र के ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के छात्र नज़र आए हमें। तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासी जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया। इस मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने लांसर्स टीम को 6-5 से हराया। मुकाबले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति परेड मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम ने जहां खेल भावना को प्रदर्शित किया, वहीं भारत में पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिल्ली के राष्ट्रपति परेड मैदान में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में भाग लिया। यह प्रदर्शनी मैच राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच खेला गया। मुकाबले की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा औपचारिक गेंद फेंकने के साथ हुई। 4 चक्रों में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टीम लांसर्स ने पहले चक्कर में स्कोरिंग की शुरुआत की और जल्द ही अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। हालांकि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने दूसरे दौर में 3 गोल दागकर जोरदार वापसी की और इसी के साथ तीसरा गोल स्कोर कर दिया बॉडीगार्ड टीम के। अंतिम राउंड के मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और 6-5 के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया। It was a very close game from the beginning. The other team managed to take a lead in the beginning of the match, but we have a good team and we all played together after a long time. So because of that, I think it took a little bit of time for us to get our coordination right. And once we started having better coordination, we did better while the match progressed. And luckily, in the end of the match, we managed to take a lead by 1, and the match finished in our favor. So we're very happy for that. And the ground was playing very fast, so I think it was anyone's game. If you made one little error or someone got out, it was a goal for the other team. राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इस कार्यक्रम ने जहां खेल भावना को प्रदर्शित किया, तो वहीं भारत में पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। सर, किस तरह की उपलब्धियां रही 1 साल में? देखिए, कल 13 दिसंबर हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। अधिकांश जो बड़े बड़े वादे थे सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसमें सबसे बड़ा काम तो जो 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज बताते हुए फक्र होता है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बन रहा है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि उनका धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे और धान का कीमत भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। तो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया। 70 लाख माता बहनों को वादा के अनुसार महतारी बंधन योजना में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से आए व्यापारी, उद्यमी, अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज और विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2014 के पहले की आप बात करें तो भारत की स्थिति क्या थी? पहचान का संकट आ रहा था। सबसे बड़ी आबादी के देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के देश में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और हर भारतवासी को होना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष में कैसे और किन तामसिक जड़ताओं से उभार करके भारत को एक नए भारत का दर्शन मोदी जी ने करवाया, जिसे आज हम कह सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस साल के एंटी अवार्ड्स यानी कि न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में डीडी न्यूज ने अपना परचम लहराया है। डीडी न्यूज को 5 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं। हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड्स हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला है। डीडी न्यूज के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी, तो वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज गुजराती को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा G20 की 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को
टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय अ न्यूज चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एनटी अवार्ड्स में अंग्रेजी, हिंदी न्यूज चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज्यादा चैनलों को शामिल किया गया है। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने जनवरी से नवंबर महीने के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस साल जनवरी से नवंबर महीने के दौरान 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर यह जानकारी साझा की। रुपए क्रेडिट कार्ड में लेन देन में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों में रुपए क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2024 की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए 63,825.8 करोड़ रुपयों की राशि के 750 मिलियन से अधिक लेन देन यूपीआई के जरिए हुए। वहीं वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की संख्या 362.8 मिलियन थी, जिनका कुल मूल्य 33,439.24 करोड़ रुपए था। रुपए क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा को सरकार ने सितंबर 2022 में शुरू किया था। रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स यूपीआई ऐप की मदद से अपने ट्रांजैक्शन कार्ड के जरिए कर सकते हैं। यूपीआई की सफलता को लेकर इससे पहले सरकार की ओर से अक्टूबर और नवंबर के आंकड़े भी जारी किए गए थे। अक्टूबर 2024 में 16.58 अरब ट्रांजैक्शंस और 23.50 लाख करोड़ रुपए के मूल्य रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंचा था। नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 38% वृद्धि के साथ 15.48 अरब रही, जिसका मूल्य सालाना आधार पर 24% वृद्धि के साथ 21.55 लाख करोड़ रुपए रहा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने केवल वित्तीय लेन देन को तेज, सुरक्षित और सरल नहीं बनाया, बल्कि इसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाने का काम किया है। इससे देश नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट उद्योग ने वर्ष 2025 की पहली छमाही में बड़ी सफलता अर्जित की है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 11.3% बढ़कर 3.32 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2024 की अप्रैल सितंबर अवधि में ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री का कारोबार 2.98 लाख करोड़ रुपए था। ACMA ने बताया कि सभी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचने और निर्यात की चुनौतियों के बावजूद ऑटो कंपोनेंट सेक्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में वृद्धि दर स्थिर रही। व्हीकल इंडस्ट्री के ज्यादातर सेगमेंट में फेस्टिव सीजन में शानदार बिक्री देखी गई। गुलाबी नगरी जयपुर के कलाकार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे ही कलाकारों में से एक कलाकार विनोद जांगीड़ हैं, जिन्होंने चंदन नक्काशी को विश्व पटल पर पहचान दिलाई है। हाल ही में इनके द्वारा बनाई गई चंदन की तलवार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। इस तलवार की विशेष बात यह है कि इसमें 7 खिड़की बनाई गई है, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। देखिए चंदन नक्काशी के कलाकार विनोद जांगीड़ से डीडी न्यूज की खास बातचीत। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसका सफल आयोजन 3 दिवसीय आयोजन पूरा हुआ। प्रथम दिन जयपुर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा एक चंदन की नक्काशी की गई तलवार भेंट की गई। इस तलवार का निर्माण जयपुर के शिल्प गुरु चंदन नक्काशी के पुराने कलाकार विनोद जांगीड़ द्वारा किया गया था, जिनकी बनाई कृतियां पहले भी प्रधानमंत्री को या तो भेंट की जा चुकी हैं या उन्हें दी जा चुकी हैं। हमारे साथ में विनोद जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विनोद जी, जब राइजिंग राजस्थान की पूरे विश्व पटल पे पूरे देश भर में बात चल रही थी और जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, तो भेंट स्वरूप जब आपकी बनाई हुई कृति, आपकी बनाया हुआ उत्पाद उनको दिया गया तलवार स्वरूप, तो कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हमारे प्रधानमंत्री साहब को मेरा बनाया हुआ आइटम उनको मतलब भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। जो इस बार की तलवार है उसमें क्या विशेष है और कितना समय लगा आपको उसको बनाने में?
वो बहुत ही बारीक तरीके से बनाई हुई थी और उसके अंदर कम से कम 2 साल लगे थे मेरे को बनाने में। उसके अंदर राणा प्रताप की स्टोरी बनी हुई थी, जैसे राणा प्रताप की, जैसे ये जंगल में रहे राणा प्रताप, तो उनके साथ में क्या क्या हुआ था। उसके अंदर मैंने ये हल्दी घाटी का सीन भी दिया था, जैसे राणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे हैं और हाथी के ऊपर ये चेतक चढ़ के और उस पे वार करते हुए भी मैंने दिखाया है उसमें। जिस प्रकार की कृति और जो उत्पाद बनाया गया है विनोद जी द्वारा, वो न केवल हस्तशिल्प के लिए गौरव का विषय है, अपितु इसके साथ ही पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि जो खिड़कियां बनी हुई थी तलवार में, उसमें महाराणा प्रताप की जो जीवनी है और जो उनका जो घटनाएं, प्रमुख घटनाएं थी, उनको दर्शाया गया है। तो ये न केवल शिल्पकारों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, एक गर्व की बात है, अपितु इसके साथ में ही जो राजस्थान के वासी हैं, राजस्थानी हैं, उनके लिए भी गर्व का विषय है। बहरहाल कैमरामैन कमल योगी के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर। दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स 500 तरह के फूड्स लेकर आए हैं। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार से 14वां नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहे जाने वाले इस फेस्टिवल में देश भर से 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स 500 से ज्यादा अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं। इस बार स्ट्रीट फूड वेंडर्स की आजीविका को और समृद्ध करने के लिए नए प्रयास किए गए हैं। हम लोग 2009 से लगातार स्ट्रीट फूड फेस्टिवल करते आ रहे हैं और हर बार हम लोग 30% नए वेंडर्स को मौका देते हैं। इस साल हम लोगों ने करीब 25,000 वेंडर्स को ट्रेनिंग किया है पूरे देश में, हाइजीन पे, फूड सेफ्टी पे। उन्हीं में से हम लोग जो है इनको ले आए हैं और इस बार जो आए हैं, इस बार से हम लोग एक नासवी स्टार करके एक स्कीम, एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें जितने वेंडर्स को हम स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में लाएंगे उनको हम, जैसे मिशिगन स्टार होता है, मिचेलिन स्टार होता है, उसी ढंग से हम लोग नासवी स्टार देंगे और उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। यहाँ मुंबई का वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वहीं जड़ी बूटियों से तैयार आयुर्वेदिक शिकंजी का कहना ही क्या। यहाँ राजस्थानी टिक्कड़, तंदूरी चाय, लक्ष्मी नगर के मशहूर गोलगप्पे, कश्मीर की तंदूरी रोटी, कश्मीरी कुलचा और कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, पंजाब का तंदूरी मैजिक, बिहार के पकवान, गोवा की फिश कटलेट, हिमाचल में कुल्लू के मोमो के पापा सिट्टू भी सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सारनाथ की टमाटर चाट, असम के स्ट्रीट वेंडर कोरियन कॉर्न डॉग डिश लेकर आए हैं। अफगानिस्तान के खास व्यंजन भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तिब्बत के मोमोज, नेपाल की सेल रोटी, आलू मिमी, गुवाहाटी असम से पीठा चिकन देखा जा सकता है। पटना के सिंगर चाय वाला गाना गाते गाते चाय पका रहे हैं। झारखंड के धुसका घुगनी, चिकन स्टीम पीठा, लेटो, पोडोम, रागी केक, गुजरात के सूरत से फाफड़ा, खावसा, रस्से वाला खमन, उत्तराखंड से आलू के गुटके, झिंगोरा की खीर, मिक्स और उड़द की दाल के पकौड़े, उत्तर प्रदेश के इटावा से रबड़ी और मावे वाला दूध भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तमिलनाडु का मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैसूर डोसा और इडली सांभर, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से बम्बू चिकन, आदिवासी बम्बू बिरयानी और रेड चिली कबाब, पुरानी दिल्ली की फ्रूट आइसक्रीम, रोलर आइसक्रीम और त्रिपुरा के बुंगई ने भी यहाँ अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। इस 2 दिवसीय नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में देश भर से 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स 500 से ज़्यादा व्यंजनों को परोस रहे हैं। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो चले आइए दिल्ली के नेहरू स्टेडियम। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। म्यांमार में हाल के दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को जॉब के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर उन्हें थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में तस्करी करके भेजा जाता है, जिसे देखते हुए म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय नागरिक इस तरह के फ्रॉड कॉल से बचें और जब भी कोई ऐसा कॉल आए तो वो पहले म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करें। इस मामले में म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय म्यांमार प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के प्रयासों से युद्धग्रस्त सीरिया में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालकर स्वदेश लाया जा रहा है। स्वदेश पहुंचे भारतीयों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। स्वदेश पहुंचे भारतीय मोदी सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीरिया में फंसे भारतीय नागरिक अब अपने वतन वापस लौट रहे हैं। भारत सरकार की कोशिशों द्वारा ये नागरिक अब अपने परिवारों के पास जा रहे हैं और इनके चेहरों पर राहत की सांस और खुशी साफ झलक रही है। सीरिया में कई दिनों की उथल-पुथल के बाद आखिरकार सुरक्षित घर लौटने पर इनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही है। देश लौटने के बाद इन नागरिकों ने सीरिया के हालात बयां किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास ने हमें निकाला, हमें खुशी है कि हम अपने देश पहुंच गए हैं। भारतीय दूतावास ने हमारी बहुत मदद की। वे कहते हैं कि भारत सरकार की सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। जो भी हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ हमारे होटल में भी हमने और किसी एम्बेसीज को तो नहीं देखा। फॉरेन रिपोर्टर्स जरूर थे लेकिन कोई एम्बेसी पर्सन वी डोंट नो। ये सब जो हुआ है आज हम यहाँ पे सेव खड़े हैं, वापस खड़े, तो ये मोदी जी की वजह से ही है। मोदी जी के जो डायरेक्शन में जो भी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो भी किया, एग्जीक्यूट किया है, और इंडियन एम्बेसी जो दमस्कस में थी और लेबनान में है जो है, इतना अच्छे से कोऑपरेट करके उन्होंने इतना अच्छे से एग्जीक्यूशन किया ना, नो डाउटली परफेक्ट। और जब मोदी जी हैं तो फिर सब कुछ मुमकिन ही है। भारत सरकार ने बढ़ती हिंसा के बीच सीरिया में फंसे 77 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। ये कार्रवाई सीरिया के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। अब तक 13 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है। जैसे ही वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमारी एम्बेसी ने हमसे तुरंत कांटेक्ट किया। मोदी जी ने भी इस जो है हमारे उस सहयोग बहुत सहयोग किया जी, है ना। तो हम मोदी जी से बहुत खुश हैं सर जी, जो ना, और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है सर। निकाले गए लोगों को सड़क मार्ग से लेबनान ले जाया गया, जहाँ भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक आवर्जन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जहां कई लोगों ने भारत लौटने का अनुरोध किया है, वहीं कई अन्य भारतीय नागरिक सीरिया में ही रह गए हैं। विदेश मंत्रालय लेबनान और इजराइल सहित पूरे मध्य पूर्व में भारतीय नागरिकों के साथ नियमित संपर्क में है। सीरिया और लेबनान में भारतीय दूतावासों के समन्वय प्रयास किए जा रहे हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और फंसे अन्य भारतीयों को भी निकालने की कोशिश जारी है। भारत सरकार की तत्परता और मजबूत प्रयासों के कारण इन नागरिकों को आज सुरक्षित घर वापसी मिल पा रही है। यह अभियान अभी जारी है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की संसद में राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद फिलहाल उन्हें उनकी सरकारी जिम्मेदारियों से निलंबित कर दिया गया है। नेशनल असेंबली में सांसद महाभियोग लेकर आए थे। 300 सांसदों में से 204 ने महाभियोग के पक्ष में, जबकि 85 ने इसके खिलाफ मतदान किया। 3 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया और 8 वोट रद्द कर दिए गए। यूएन के निलंबन के बाद प्रधानमंत्री हान डुक सू ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब संवैधानिक न्यायालय को 180 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि यून को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। अगर यून को पद से हटा दिया जाता है तो 60 दिनों के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए राष्ट्रीय चुनाव कराए जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लागू किया। देश में मार्शल लॉ लागू करने को लेकर विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था। संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान के बाद 4 दिसंबर को इसे वापस ले लिया गया। शक्ति के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष का कहना था कि मार्शल लॉ लागू होने से देश में तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विपक्ष ने यह भी कहा कि युद्ध या इस तरह की आपात स्थिति में ही मार्शल लॉ लागू करने की अनुमति होती है। साथ ही आपको बता दें कि महाभियोग प्रस्ताव में कहा गया कि राष्ट्रपति यून ने देश को दंगों की आग में डालने का काम किया है।
और अब आपको बता दें कि न्यूज़ नाइट की जो हमने बात की, तो उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि अब समाचार में कुछ खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाला किसानों का जत्था वापस हो गया है। किसानों के दोनों फोरम ने जत्था वापस बुलाने का फैसला लिया। दिन में 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच किया था, लेकिन पुलिस ने किसानों के जत्थे को रोक दिया था। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसान नेताओं ने दिल्ली कूच के आह्वान के बाद जत्था वापस ले लिया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई है। उनका दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे डॉक्टर विनीत सूरी की टीम की निगरानी में हैं और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ घंटों चली मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। सभी नक्सलियों का शव बरामद कर उनकी पहचान कर ली गई है। मारे गए नक्सलियों में कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमला में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी हकम खान के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 9 जून को शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हुए हमले में 8 तीर्थ यात्रियों और बस चालक की मौत हुई थी, जबकि 41 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मामले में जेल से रिहाई के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दुख की घड़ी में वे शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। अभिनेता ने इस मामले पर माफी भी मांगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मंदिर की रसोई का निरीक्षण किया, जहां पवित्र तिरुमाला प्रसादम बनाया जाता है। एसआईटी की टीम ने आटा मिल, शिवारी मंदिर में लड्डू पोटू, मंदिर के बाहर बूंदी पोटू, घी स्टोरेज सेंटर और विपणन गोदाम से साक्ष्य एकत्र किए। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड ने देश को 456 नए सैन्य अधिकारी सौंपे। अकादमी के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड में भारतीय सेना के लिए 456 और मित्र देशों की सेनाओं के लिए 35 अधिकारी समेत कुल 491 अधिकारी कैडेट्स ने अपने प्रशिक्षण का अंतिम चरण पास किया। देश में यूपीआई ने जनवरी से नवंबर महीने के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस अवधि में 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर ये जानकारी साझा की। महाकुंभ 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। इससे पहले देश भर के साधु संत प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। जूना अखाड़ा के सैकड़ों साधु संत भी महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद साधु संतों ने भजन कीर्तन किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर साधु संतों का जोरदार स्वागत किया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।